हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। रीड स्पेशल इस क्लास में आज हम वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के वीडियो में हम वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु दाब के बारे में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वायु दाब यानी वायु का दबाव। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनेक गैसों से निर्मित हजारों किलोमीटर मोटा एक गैसीय आवरण स्थित है। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर मोटा एक गैसीय आवरण स्थित है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और यह गैसीय आवरण या वायुमंडल यानी ये जो गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर मोटा है या जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, यह धरातल पर दबाव डालता है। यह धरातल पर दबाव डालता है जिसे वायुदाब कहते हैं। देखिए, वायुदाब यानी वायु का दाब, वायु का दबाव यानी वायुमंडल द्वारा धरातल पर जो दबाव लगता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। अब हम वायुदाब की परिभाषा देखते हैं। देखिए, वायुदाब की परिभाषा होती है कि मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, मध्य समुद्र मंडल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब या वायुदाब कहते हैं। देखिए, मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को, यानी एक मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब या वायुदाब कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब का अर्थ है किसी दिए गए स्थान व समय पर वहां की हवा के स्तंभ का भार। देखिए, वायुदाब का अर्थ है कि किसी विशेष स्थान पर उस समय वहां की हवा के स्तंभ का जो भार है वो वायुदाब कहलाता है। वायुदाब की खोज या वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन ओटो फोन ग्यूरिक ने किया था। देखिए, जो वायुदाब है इसकी खोज या हम कह सकते हैं कि इसका सर्वप्रथम अध्ययन ओटो फोन ग्यूरिक ने किया था। फिर देखिए, किसी भी स्थान का वायुदाब हमेशा स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता है। देखिए, किसी भी स्थान का वायुदाब हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है, क्योंकि यह उस स्थान के तापमान पर आधारित होता है। देखिए, किसी भी स्थान का वायुदाब उस स्थान के तापमान पर आधारित होता है, इसलिए किसी भी स्थान का वायुदाब हमेशा स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होता है वैसे वैसे ही वायुदाब में भी परिवर्तन होता है। देखिए, तापमान व वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम तथा तापमान में कमी आने पर वायुदाब में वृद्धि होती है। देखिए, तापमान में वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, अर्थात अगर तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है और तापमान में कमी आती है तो वायुदाब में वृद्धि होती है। लेकिन देखिए, इसका एक अपवाद भी है कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी व वायु के अत्यधिक विरल हो जाने के कारण, कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर वायुमंडल की ओर जाते जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं वायुमंडल में, तो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो उस कमी के कारण वह वायु के अत्यधिक विरल हो जाने के कारण, वायु अत्यधिक विरल हो जाती है, सघन नहीं रहती है। इसके कारण तापमान के कम होने पर भी वायुदाब कम होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान में कमी होती है तो वायुदाब में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होती है तो वायुदाब में कमी होती है। लेकिन अगर हम वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो
ऑक्सीजन की कमी के कारण और वायु के अत्यधिक विरल हो जाने के कारण तापमान के कम होने पर भी वायु दाब कम होता है। ये तो ऊंचाई पर है, यानी धरातल से अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है। अभी हमने देखा था कि जब हम अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वायु अत्यधिक विरल हो जाती है, जिसके कारण कम तापमान होने पर भी वायु दाब कम होता है। लेकिन धरातल के निकट वायु सघन होती है। क्यों होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसलिए धरातल पर वायु दाब अधिक होता है। देखिए, धरातल के निकट वायु दाब अधिक होता है और जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब में कमी आती जाती है। देखिए, धरातल के पास गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक लगता है, इसलिए वायु सघन होने के कारण वायु दाब भी अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है और वायु दाब में कमी आती जाती है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब 1013.2 मिलीबार होता है। देखिए, समुद्र तल पर औसत वायु दाब 1013.2 मिलीबार होता है। फिर देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि धरातल पर सर्वाधिक वायु दाब होता है और जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो वायु दाब में कमी आती जाती है। तो देखिए, ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब घटता है, यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते जाते हैं, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो वायु दाब घटता है और यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। और ये कितना कम होता है? प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार कम होता है। परंतु वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता, लेकिन यह 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की जो दर है वो हमेशा स्थिर नहीं होती। इसकी ये जो दर है वो परिवर्तनशील होती है। ऊंचाई पर वायु दाब भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। देखिए, अलग अलग स्थानों पर वायु दाब अलग अलग होता है, इसलिए ये जो वायु दाब में विभिन्नता है, ये विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। वायु दाब में अंतर होने के कारण ही पवनों की उत्पत्ति होती है। देखिए, पवन क्या है? गतिशील वायु ही पवन कहलाती है। देखिए, पवन होती है गतिशील वायु, यानी वायु जब गति करती है तो वो पवन कहलाती है। तो वायु दाब में अंतर होने के कारण, किन्हीं दो स्थानों के वायु दाब में अंतर होने के कारण जो वायु है वो गतिशील होकर पवन का रूप धारण कर लेती है, पवन की उत्पत्ति होती है। पवने उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और ये जो पवने होती हैं ये उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की तरफ गति करती है। देखिए, वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार तथा पास्कल होती है। वायुदाब को दो इकाइयों में मापा जाता है, मिलीबार में और पास्कल में। देखिए, 1 मिलीबार का अर्थ है, हम वायुदाब को मिलीबार में मापते हैं, मिलीबार वायुदाब का मात्रक है, तो 1 मिलीबार का अर्थ है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम वायु का भार। यानी 1 मिलीबार हम किसे कहेंगे कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 ग्राम वायु का जो भार होगा वो 1 मिलीबार होगा। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी हम किसी भी स्थान का वायुदाब बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। देखिए, ये बैरोमीटर का चित्र है। बैरोमीटर की सहायता से, ये बैरोमीटर है, इसकी सहायता से हम किसी भी स्थान का वायुदाब माप सकते हैं। विश्व का सबसे अधिक वायुदाब, देखिए, विश्व का सबसे अधिक वायुदाब साइबेरिया के इर्कुटस्क नामक स्थान पर, साइबेरिया के इर्कुटस्क नामक स्थान पर 1075.2 मिलीबार। देखिए, विश्व का सबसे अधिक वायुदाब साइबेरिया के इर्कुटस्क नामक स्थान पर पाया जाता है, जो 1075.2 मिलीबार होता है, तथा सबसे कम वायुदाब मरियाना द्वीप के पश्चिम में
877 मिलीबार पाया जाता है। तो विश्व का सबसे अधिक वायुदाब साइबेरिया के इर्कुटस्क में और सबसे कम वायुदाब मरियाना द्वीप के पश्चिम में पाया जाता है। अब है समदाब रेखाएं। देखिए समदाब रेखाएं, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि समान दाब वाली रेखाएं। तो देखिए समदाब रेखाएं क्या होती है। ग्लोब या मानचित्र पर समुद्र तल से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समदाब रेखाएं किसे कहते हैं कि ग्लोब या मानचित्र पर समुद्र तल से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। और मानचित्रों में वायुदाब वितरण समदाब रेखाओं की सहायता से दर्शाया जाता है कि मानचित्रों में वायुदाब का वितरण समदाब रेखाओं की सहायता से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है दाब प्रवणता। देखिए दूरी के संदर्भ में दाब में परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। दाब प्रवणता यानी वायुदाब में परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। देखिए मानचित्र में जहां समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहां दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। ये मानचित्र में हमें कैसे पता चले कि दाब प्रवणता कहाँ कम है और कहाँ अधिक है। तो मानचित्र में जिस भी स्थान पर समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर दाब प्रवणता अधिक होती है और समदाब रेखाएं जहां दूर दूर होती हैं वहां पर दाब प्रवणता कम होती है। मौसम विभाग में वायुदाब का अध्ययन जलवायु अथवा मौसम के नियंत्रक के रूप में किया जाता है। देखिए मौसम विभाग में वायुदाब का अध्ययन जलवायु अथवा मौसम के नियंत्रक के रूप में किया जाता है क्योंकि वायुदाब मौसम को बहुत प्रभावित करता है। देखिए वायुदाब में थोड़ा परिवर्तन भी मौसम को प्रभावित करता है। मौसम के अन्य तत्व जैसे बादल, वर्षा, तूफान, आंधी, पवन इत्यादि वास्तव में वायुदाब से ही नियंत्रित होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पवनों की उत्पत्ति वायुदाब में अंतर के कारण होती है। तो वायुदाब है वो सभी को प्रभावित करता है। मौसम के जितने अन्य तत्व हैं जैसे बादल, वर्षा, तूफान, आंधी, पवन इन सभी को वायुदाब प्रभावित करता है। अतः मौसम के पूर्वानुमान में वायुदाब का विशेष महत्व होता है। ये हमने वायुदाब के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल की है। अब हम पृथ्वी पर वायुदाब का क्षैतिज वितरण या वायुदाब पेटियों का अध्ययन करेंगे। देखिए पवनों की दिशा व गति के परिप्रेक्ष्य में वायुदाब में अल्प अंतर भी वायुदाब में थोड़ा सा अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हमने पढ़ा था कि वायुदाब में अंतर के कारण ही पवनों की उत्पत्ति होती है, इसलिए पवनों की दिशा और गति के संदर्भ में वायुदाब में थोड़ा सा अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि मानचित्र पर वायुदाब का वितरण समदाब रेखाओं की सहायता से दर्शाया जाता है। तो वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। वायुमंडल पर वायुदाब के कारकों की भिन्नता के कारण वायुदाब का विषम वितरण होना स्वाभाविक है। देखिए भूमंडल पर वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग कारक कार्य करते हैं, इसलिए अलग अलग स्थानों पर वायुदाब का असमान वितरण होता है। यानी प्रत्येक स्थान पर वायुदाब समान नहीं होता, अलग अलग होता है। इसके अलावा वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति में गतिक कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए गतिक कारण यानी पृथ्वी की गति से वायुदाब प्रभावित होता है, तो ये कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। वायुदाब को सामान्यतः 7 पेटियों में प्रदर्शित किया जाता है। यानी पृथ्वी पर वायुदाब की 7 पेटियां पाई जाती हैं। कौन सी पेटियां हैं देखिए वायुदाब पेटियों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। देखिए वायुदाब पेटियां यहाँ बांटी हुई हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की वायुदाब पेटियां दर्शाई गई हैं, तापजन्य वायुदाब पेटियां और गतिजन्य वायुदाब
पेटियां। तापजन्य वायुदाब पेटियां वे पेटियां हैं जिनकी उत्पत्ति जो तापमान से प्रभावित होती है या तापमान के कारण जिनकी उत्पत्ति होती है, और गतिजन्य वायुदाब पेटियां वे पेटियां होती हैं जो पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। तो तापजन्य वायुदाब पेटियां दो प्रकार की हैं, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दूसरी पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये दोनों पेटियां तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। गतिजन्य वायुदाब पेटियां भी दो प्रकार की हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और दूसरी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि 7 प्रकार की वायुदाब पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ तो हम 4 ही वायुदाब पेटियां देख रहे हैं। कोई नहीं, अभी हम 7 गिनते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। तो एक तो हो गई भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये हो गई एक। अब ये जो बाकी की 3 वायुदाब पेटियां हैं, यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये भी दोनों गोलार्धों में स्थित होती है, इसलिए ये 2 पेटियां होती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ये भी दोनों गोलार्धों में है, इसलिए ये भी 2 पेटियां होती है। और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये भी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, इसलिए ये भी 2 पेटियां होती है। तो 2, 2 4, 2 6 और 1 7, इस प्रकार पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को ही विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। तो देखिए, इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक है। यानी इस पेटी का विस्तार 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक है। चित्र में हम देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण विषुवत रेखा से, ये जो हिस्सा है ये भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी है। यहाँ पर इस पेटी की क्या विशेषता है, देखिए, इस पेटी में वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण, देखिए इस पेटी में चूंकि यहाँ भूमध्य रेखा स्थित है इसके बिल्कुल मध्य में, और यहाँ पर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, इसलिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान हमेशा उच्च रहता है। यहाँ पर तापमान हमेशा अधिक होता है, अतः वायुदाब कम रहता है। और हमने पढ़ा था कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, इसलिए यहाँ अगर तापमान अधिक रहता है तो वायुदाब कम रहेगा। अब चूंकि वायुदाब तापमान से प्रभावित हो रहा है, अतः यह एक तापजन्य पेटी है। ठीक है, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी तापजन्य पेटी है, क्योंकि यहाँ के उच्च तापमान के कारण इस पेटी में न्यून वायुदाब पाया जाता है। इस पेटी में उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने से, देखिए अब इस पेटी की विशेषता है कि यहाँ उच्च तापमान और न्यून वायुदाब पाया जाता है। अतः उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने से अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ की उत्पत्ति होती है। उच्च सूर्यताप व न्यून वायुदाब होने के कारण यहाँ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, जिसमें यहाँ धरातलीय क्षैतिज पवने न चलकर, देखिए यहाँ पर धरातलीय क्षैतिज रूप में पवने न चलकर अधिक तापमान के कारण वायु के हल्की होकर ऊपर उठने से संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। देखिए, इस पेटी की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर क्षैतिज पवने न चलकर संवहनीय धाराएं चलती है, यानी पवन संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर यानी लंबवत रूप में गति करती है। इसलिए इस कटिबंध को यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले कटिबंध क्षेत्र को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। हम इन्हें डोलड्रम्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवनें क्षैतिज रूप में न चलकर अधिक तापमान के कारण हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं और संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इन्हें डोलड्रम्स कहा जाता है। इस पेटी को डोलड्रम कहा जाता है, पवनों को नहीं। नेक्स्ट है
दूसरी पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इस विषुवत रेखा के दोनों ओर, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पेटियां स्थित हैं। देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की स्थिति हम ग्लोब पर देखें तो विषुवत रेखा के दोनों ओर, यानी दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पेटियां स्थित है। देखिए, ग्लोब में हमें दिखाई दे रहा है विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच, यानी 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पेटियां स्थित हैं। ये हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां है। अब देखिए, इन पेटियों की क्या विशेषता है। यह गतिजन्य पेटी है। गतिजन्य यानी पृथ्वी की गति से प्रभावित होती है, क्योंकि इस पेटी का उच्च वायुदाब तापमान से संबंधित नहीं होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के दबाव से संबंधित है। देखिए, यह पेटी तापमान से प्रभावित नहीं होती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति से और वायु के दबाव से प्रभावित होती है। यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च वायुदाब एवं मेघ रहित आकाश पाया जाता है। देखिए, इन पेटियों की क्या विशेषता है। उच्च तापमान और उच्च वायुदाब। अभी तो हमने पढ़ा था कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, यानी अगर तापमान ऊंचा होगा तो वायुदाब न्यून होगा, न्यून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है, फिर भी वायुदाब उच्च पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये वायुदाब तापमान से प्रभावित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति से प्रभावित होता है। तीसरी विशेषता इस पेटी की है कि यहाँ मेघ रहित आकाश पाया जाता है। विश्व के सभी उष्ण मरुप्रदेश यानी उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। यानी विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं वो लगभग इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये भी इस पेटी की एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता जो इन पेटियों की है वो ये है कि इन पेटियों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इन पेटियों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। देखिए, 3 पेटियां हम पढ़ चुके हैं। चौथी और 5वीं पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये पेटी भी दोनों गोलार्धों में स्थित है। तो देखिए, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह पेटी स्थित है। चित्र में हम देखें तो 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। देखिए, ये यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ पर होना चाहिए न्यून दाब। हाँ, ये सही है, ये सही है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। तो ये जो पेटी है ये दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। इस पेटी की भी देखिए विशेषता है कि यह भी गतिजन्य पेटी है। गतिजन्य पेटी यानी पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में कम तापमान होने के बावजूद भी निम्न वायुदाब पाया जाता है। इस पेटी में तापमान की विशेषता है कि यहाँ पर निम्न तापमान पाया जाता है। तो जो तापमान और वायुदाब में संबंध है उस हिसाब से इन पेटियों का दाब उच्च होना चाहिए, उच्च वायुदाब के केंद्र होने चाहिए। लेकिन चूंकि ये गतिजन्य पेटी है जो तापमान से प्रभावित न होकर पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है, इसलिए तापमान कम होने के बावजूद भी यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है।
इन अक्षांशों में, देखिए इन अक्षांशों में वायु फैलकर ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे यहाँ न्यून वायुदाब की उत्पत्ति होती है। अभी हमने उपोष्ण उच्च दाब की पेटी पढ़ी थी, तो उस पेटी में क्या होता है कि ध्रुवों से आने वाली जो पवनें होती हैं दोनों गोलार्धों में, वो कर्क और मकर रेखाओं के पास एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण वो क्षेत्र उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। इसके विपरीत जो 60 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांश है दोनों गोलार्धों में, इन अक्षांशों में वायु फैलकर ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो वायु जब ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाएगी तो जो क्षेत्र है वो न्यून वायुदाब के केंद्र बन जाएंगे। इसलिए निम्न तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पर न्यून वायुदाब पाया जाता है। नेक्स्ट पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। देखिए दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर स्थित ये पेटियां तापजन्य पेटियां हैं। यानी ध्रुवीय जो उच्च वायुदाब की पेटियां हैं दोनों गोलार्धों में स्थित है और ये तापजन्य पेटियां हैं। तापजन्य यानी ये तापमान से प्रभावित होती है। देखिए अधिक यहाँ पर निम्न तापमान रहता है, इसलिए ये क्षेत्र उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि ये ध्रुवों के चारों ओर दोनों तरफ दोनों गोलार्धों में ये जो पेटियां हैं ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां हैं। इन क्षेत्रों में साल भर निम्न तापमान पाया जाता है, इसलिए ये क्षेत्र उच्च वायुदाब के केंद्र रहते हैं। देखिए यहाँ पर तापमान वर्ष भर न्यून रहने से ये क्षेत्र उच्च वायुदाब के केंद्र है, और चूंकि ये तापमान से प्रभावित हो रहे हैं इसलिए ये पेटियां तापजन्य पेटियां हैं। देखिए अब ये वायुदाब पेटियों की विशेषताएं कि ये वायुदाब पेटियां यानी जो 7 वायुदाब पेटियां हैं जो हमने पढ़ी हैं, ये वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं है। यानी ये इन्हीं अक्षांश जैसे 30 से 35, 60 से 65 इन्हीं अक्षांशों के बीच नहीं पाई जाती, मतलब इनमें परिवर्तन होता रहता है, ये स्थिर नहीं है। सूर्य की किरणों के साथ, देखिए सूर्य की किरणों के साथ ये पेटियां विस्थापित होती रहती हैं, इनकी स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पेटियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती है। देखिए इनमें परिवर्तन कैसे होता है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में सर्दियों के मौसम में ये पेटियां दक्षिण की ओर यानी विषुवत रेखा की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर दिशा की ओर यानी ध्रुवों की ओर खिसक जाती है, इनमें विस्थापित हो जाती हैं। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।